So I'll just start from the beginning and be very clear. So P5 हम start कर रहे हैं. A2 पेपर फॉर्मेट जो है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है पेपर फॉर्मेट में. P5 आपका 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर होगा. टोटल 30 मार्क्स का पेपर होगा. आपका जो ओवरऑल ए लेवल है जिसमें आप 5 पेपर देते हो, P1 P2 P3 P4 P5, उसमें P5 की जो वेटेज है आपके ग्रेड की वो 11.5%. 2 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, दोनों इक्वल मार्क्स, मतलब दोनों 15 मार्क्स के होंगे. ठीक है. आपके प्रैक्टिकल स्किल्स इसमें जो है वो टेस्ट होंगे, और वो स्पेसिफिकली कौन से स्किल्स होंगे? प्लानिंग स्किल्स, एनालिसिस स्किल्स और इवैल्यूएशन स्किल्स. ठीक है. पहला क्वेश्चन जो है वो प्लानिंग को टेस्ट कर रहा होगा, थोड़ा सा एनालिसिस भी टेस्ट कर रहा होगा, और बाकी दोनों क्वेश्चन एनालिसिस और इवैल्यूएशन को टेस्ट कर रहे होंगे. ठीक है. अब हम क्वेश्चन 1 के ऊपर बात करेंगे आज के दिन, आज की क्लास में. क्वेश्चन 1 के अंदर इस तरह आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले ये समझ लो कि आपको क्वेश्चन 1 में दिया हुआ क्या होगा. तो आपको दिया हुआ होगा कोई सिनेरियो या रिलेशनशिप, और मे बी बोथ, और उस रिलेशनशिप को या उस सिनेरियो को आपने टेस्ट आउट करना है. ठीक है. अगर कोई apparatus मेंशन हुआ है, इफ apparatus इज मेंशन्ड देन यू नीड टू यूज इट. ठीक है. और सिर्फ वही apparatus आप यूज नहीं करोगे, यू विल आल्सो हैव टू कम अप विद अ लॉट ऑफ बेसिक apparatus जो आपको खुद भी यूज करना है. गॉट इट. अच्छा जी. कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंट जो है वो फेमिलियर होगा, और बहुत सारे केसेस में इट माइट बी इंटायरली न्यू. यू माइट नॉट हैव डन दिस इन द लैब, यू माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ द apparatus, बट कोई परेशान होने की बात नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गेट अवे विद, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, अपने आंसर का स्ट्रक्चर, देन यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन क्वेश्चन 1 इवन इफ इट सीम्स इंटायरली न्यू. ठीक है. अच्छा जी. अब आपने जो अपना प्लान बताना है, इट विल बी एन एक्सटेंडेड राइटिंग काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. वो जो आपका प्लान होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है. डायग्राम लाजमी बनाना है जिसमें आप एपरेटस यूज कर रहे होगे. ठीक है. डायग्राम लाजमी इंक्लूड करना है. इसको जल्दी से सिर्फ डायग्राम को मैं जो है वो अपलोड, अगर उन्होंने डायग्राम दिया हुआ भी है तो वो फाइनलाइज्ड वर्जन ऑफ द डायग्राम नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर. आपको खुद एपरेटस के साथ के मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, डायग्राम एक बना के दिखाना है. मे बी मोर देन 1 डायग्राम एट अ टाइम, बट डायग्राम विल बी इंपॉर्टेंट. क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या मेजरमेंट्स लेनी है, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अभी इस बात को समझते हैं. डेटा एनालाइज कैसे करना है. एसेंशियली डेटा एनालाइज करने का मतलब ये है, डायग्राम आप ऑलवेज व्हाटएवर यू आर डूइंग इन फिजिक्स, व्हिच एवर पेपर यू आर डूइंग, डायग्राम्स बेटा हमेशा पेंसिल से ही बनते हैं. ठीक है. डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना, और लिखना हमेशा पेन से. अच्छा जी. डायग्राम के अंदर अभी हम डिटेल में जाते हैं कि डायग्राम में क्या करना है, प्रोसीजर कैसे बताना है, मेजरमेंट्स कैसे बतानी है, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, और एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है. दैट्स एसेंशियली कि आप डेटा टेबल प्लस ग्राफ के अंदर कैसे शो करोगे, और उससे कंक्लूजन्स कैसे निकालोगे. ये है एनालिसिस ऑफ डेटा. तो ये भी क्वेश्चन 1 का छोटा सा पार्ट है. और सेफ्टी प्रिकॉशंस प्लस इसमें और एडिशनल डिटेल भी आ जाएंगी कि जब मेजरमेंट्स आप ले रहे होगे तो मेजरमेंट्स के अंदर जितनी ज्यादा डिटेल में आप जा सको उतनी डिटेल मेंशन करो. whatever, like if you are mentioning an instrument, maybe go one step further and explain how the instrument will be used to take the measurement. ठीक है. तो ये सारी बातें. अब हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. प्लानिंग आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है. 15 मार्क्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. 2 marks for defining the problem. This is something that everyone should be able to do. Easiest thing in the entire P5 कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर लो. अब कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूँ. 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. अच्छा, ये रफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. दीज आर नॉट लाइक नॉट सेट इन स्टोन. कभी ये 1 मार्क का हो सकता है, कभी ये 2 मार्क का हो सकता है. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन 3 से 5 मार्क के बीच में कहीं भी ये आ सकता है. दिस इज वेयर द एक्चुअल प्रोसीजर इज बेसिकली मेंशन्ड एंड ऑल द apparatus and all the diagram, जो भी चीजें आप बना रहे हो इसके अंदर आती है. एंड एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें आप जो इक्वेशन है उसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आओगे. उसमें आप बताओगे कि y एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, x एक्सिस पे ग्राफ में क्या प्लॉट करोगे, ग्राफ का ग्रेडियंट जो है उससे क्या वैल्यू आएगी, और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है उससे क्या आपको वैल्यू मिलेगी. ये सारी जो बातें हैं ये एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं. इसके भी 3 मार्क होगा. अगेन मैंने कहा ये सारी रफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. बाकी जो 6 मार्क्स हैं
एसेंशियली तीन पैराग्राफ का ही आपका आंसर होगा। पैराग्राफ्स आर नॉट अगेन सेट इन स्टोन, आप 2 पैराग्राफ में लिखो, आप 3 पैराग्राफ में लिखो, आप सारे एक साथ लिख दो, चीजें सारी मेंशन होनी जरूरी है, लेकिन अच्छा ही होगा कि आप 3 पैराग्राफ में आंसर लिखो। अब उसके अंदर जो एडिशनल डिटेल है वो 6 मार्क्स है, एंड दीज आर एलोकेटेड, देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ये जो 6 मार्क्स ऑफ एडिशनल डिटेल है, ये दैट विल बी एलोकेटेड अक्रॉस द स्किल्स इन दिस ग्रेड। मतलब ये जो 6 मार्क्स हैं, इसमें से कुछ यहाँ, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ तो बहुत कम ही होते हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ डेफिनेटली चले जाते हैं। अब एडिशनल डिटेल में आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस आ जाती हैं, लेकिन ये नहीं कि आप 6 की 6 सेफ्टी प्रिकॉशंस ही लिख दो, 1 या 2 सेफ्टी के मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी की सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एरर्स, सोर्सेज ऑफ एरर्स कोई आ रही है आपके एक्सपेरिमेंट में, उनको आप मेंशन करोगे कि सोर्सेज ऑफ एरर्स कहाँ से आ रही हैं, एंड देन अगर कोई सोर्सेज ऑफ एरर्स आ रहे हैं तो उनको कैसे अवॉइड करना है, हाउ डू यू अवॉइड एरर्स और हाउ डू यू मिनिमाइज द एरर्स, ये बातें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। इसके अंदर आप बता सकते हो कि एपरेटस की डिटेल क्या है, डिटेल ऑफ एपरेटस यूज, कोई एपरेटस है या कोई स्पेशल मेजरमेंट आप ले रहे हो, उसके अंदर कोई एपरेटस की या मेजरमेंट की कोई डिटेल है, मतलब कि एक मेजरमेंट है लेकिन वो मल्टीपल स्टेप्स में आती है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग लेने से नहीं आती, तो उसकी जो डिटेल है वो बताने के मार्क्स हैं, ठीक है। इस किस्म की चीजों में आपके मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मोस्ट ऑफ देम विल एंड अप ओवर हियर, ठीक है, और कभी कभार कुछ मार्क्स 1-2, लेकिन समझ लो कि ये वाला आपका सेक्शन इसका मतलब सबसे बड़ा हो गया, प्रोसीजर वाला, जिसके अंदर प्रोसीजर, मेजरमेंट, सेपरेटर सब बता रहे हो। अब आ जाते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाले पार्ट पे। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाला जो पार्ट है, उसके अंदर आपने सिंपली 2 चीजें बतानी है। अब हम डायरेक्टली पास पेपर पे जंप करेंगे, और अभी इसी पार्ट को सीख के मैं आपको 4-5 पास पेपर्स दिखाऊंगा, और आपने अभी अभी उसके मुझे आंसर्स देने हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करने का मतलब सिंपली ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और आपने आइडेंटिफाई करना है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है बेटा जिसको आप खुद चेंज करोगे, जिसको आप खुद वेरी करोगे ओवर द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर आप जो बेसिकली इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वेरी करने से फिर चेंज होता है। सो दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एसेंशियली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। आपने एक ग्राफ बनाना है, आपने एक ग्राफ बनाना है, एक मिनट, ओके, आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, एएस का क्वेश्चन है, ये ए टू का क्वेश्चन नहीं है। और ये जो ग्राफ आपने प्लॉट करना है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स ये आ रहे हैं। So someone drew the graph and ended up with this kind of shape. My point is कि ये जो इसने ग्राफ बनाया है इसके लिए इसने सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की बनाई है, एक सेल बनाया है, बैटरी बनाई है, ये एक लैंप है जिसके अक्रॉस, ये एक लैंप का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। जो एएस पढ़ रहे हैं उनको शायद अभी भी याद हो, और जो एएस नहीं पढ़ रहे, जो एएस पढ़ चुके हैं लेकिन उनको सारे कॉन्सेप्ट याद हैं, वो शायद फिर भी अभी इसको लेके आराम से चल सके। अच्छा, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एमीटर, एमीटर से रीडिंग आएगी आई की, राइट, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ वोल्ट मीटर, जिससे बल्ब के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। एक बात मुझे बता दो बेटा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ग्राफ को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा वेरिएबल मैं खुद चेंज करूंगा और कौन सा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो विल आई चेंज द वोल्टेज एंड देन द करंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट अक्रॉस द बल्ब, और विल आई चेंज द करंट एंड द बल्ब एंड द वोल्टेज विल चेंज अकॉर्डिंग टू द करंट? करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है या वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है? दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो आप ओ लेवल में और क्या था मैं एएस में जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हो तो इसको हम इस पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है या वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है? एवरीवन मुझे आंसर चाहिए ताकि आप लोग जो है वो चेक कर सको अपनी नॉलेज इस चीज के अगेंस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ए टू एक्सपेरिमेंट में इस P5 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए सबको, अभी पता होना चाहिए। मूना करेक्ट। मनाल, दोबारा से देखो बेटा, आपने उल्टा बता दिया है।
सो बेसिकली थिंक अबाउट इट लाइक दिस। अच्छा, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इसको मैं ऐसे चेंज करता हूँ। मैं इस वेरिएबल को इस एपरेटस को थोड़ा इजी कर देता हूँ। लेट मी मेक इट लाइक दिस। सो what I have over here is a variable power supply. मतलब ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई है, बट इंस्टेड ऑफ अ बैटरी आई हैव अ वेरिएबल पावर सप्लाई जिसका मैं वोल्टेज, पावर सप्लाई की क्या चीज होती है, पावर सप्लाई जो है वो एक डीसी पावर सोर्स है जिसका आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो। सो बेटा वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है। आप वोल्टेज को यहाँ पे चेंज करोगे, जब मैं बोलोगे पावर सप्लाई से वोल्ट बढ़ाओ, क्या चीज बढ़ाओगे आप, करंट नहीं बढ़ाओगे। आप पावर सप्लाई का ईएमएफ, पावर सप्लाई का वोल्टेज बढ़ा रहे होगे। वोल्टेज बढ़ता है तो उस पर करंट डिपेंड कर रहा होता है। करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, इट्स नॉट द वोल्टेज दैट डिपेंड्स ऑन द करंट। ओके, सो जस्ट टू कीप समथिंग इन माइंड। बट एक मजे की बात यह है कि आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ये काम करते हुए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर ही हिंट्स में बताया हुआ होता है बहुत क्लियरली, बल्कि हिंट्स भी नहीं, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ होता है कि किस चीज पे क्या डिपेंड कर रहा है। ऑलराइट, सो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे गौर से, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या डिपेंडेंट है और क्या इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सी और एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पे। लेट मी think of a very simple experiment, a very simple experiment. A student wants to test कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का सरफेस एरिया से क्या रिलेशनशिप है। ओके, रेट ऑफ इवेपोरेशन का सरफेस एरिया से क्या रिलेशनशिप है। ऑलराइट, सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट एंड देन टेल मी। सबसे पहले ये बता दो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। क्या चीज किस पे डिपेंड कर रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है। बट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट नाउ। अब एक थोड़ी सी छोटी सी डिटेल सोचना है इस बारे में। रेट ऑफ इवेपोरेशन को मेजर करने का या कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। आपको लैब में मैंने आपको एक बीकर दे दिया और उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ आपने आपके पास पूरा एक दिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। सो you're not given just 1 hour to perform the experiment, you have a whole day, because आपको पता है evaporation is a slow process, so we'll leave it overnight and then you will come the next day. But how will you check the rate of evaporation? evaporation को चेक करने का तरीका क्या है। एक लाइन में, एक दो लाइनों में मुझे बता दो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे पता लगेगा। तो उसका अपना यूनिट तो है नहीं है सच, या अपना यूनिट आपको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। राइट, मनाल, ठीक है, परफेक्ट। वो तो सही है मुस्कान, आपने ठीक बता दिया कि सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, नो डाउट अबाउट दैट, परफेक्ट। बट रेट ऑफ इवेपोरेशन को मेजर करने का तरीका क्या लगेगा। हाउ वुड यू नो कि इस वाले बीकर में इवेपोरेशन ज्यादा हुई है, इस वाले बीकर में इवेपोरेशन कम हुई है। क्या करोगे आप सारे बीकर्स में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डालोगे और फिर उस पानी को छोड़ दोगे, और 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आके देखोगे कि भाई बाद में पानी का वॉल्यूम कितना है। सो या तो आप वॉल्यूम मेजर कर लो या आप मास मेजर कर लो। राइट, सो आप या तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ले लो, उसको माइनस कर लो। इनिशियल वॉल्यूम ले लो और फाइनल वॉल्यूम ले लो, इन दोनों को माइनस कर लो, और इससे जो है वो आपको पता लग जाएगा कि कितना पानी इवेपोरेट हुआ है, एंड देन यू विल गेट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और वो आपके पास बेसिकली 24 आवर्स आप दे दो। ठीक है, तो आपने देखा भी 24 आवर्स में कितनी इवेपोरेशन है। लेकिन अब एक जरा और सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं कुछ। अब तीसरी चीज जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हुए बतानी है, चलो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना आ गया सबको। अब जरा हम पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर से आइडेंटिफाई करें। बट तीसरी चीज जो आपको बतानी है वो है वो वेरिएबल्स, क्वांटिटीज दैट नीड टू बी कंट्रोल्ड और केप्ट कांस्टेंट। कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको आपने कांस्टेंट रखना है ताकि फेयर टेस्ट हो सके। राइट, हर जैसे डिफरेंट बीकर्स हैं आपके पास, डिफरेंट साइज के बीकर्स होंगे ना। एक बीकर आपके पास इतने साइज का है, उसके बाद आपके पास एक बीकर कुछ इस तरह का होगा,
कम सरफेस एरिया वाला होगा, एक और बीकर होगा जिसका थोड़ा सा और ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एक और बीकर होगा जिसका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। तो डिफरेंट बीकर्स हैं, आप 4 डिफरेंट बीकर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, 1 2 3 4, राइट। लेकिन अब इसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं, व्हाट आर सम अदर फैक्टर्स, थिंक अबाउट सम अदर फैक्टर्स दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। Rate of evaporation does not only depend on surface area, it also depends on some other factors. So can you tell me कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को और अफेक्ट कर सकते हैं? आपने ओ लेवल में पढ़े थे, ओके। सो सब लोग कह रहे हैं जी वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है, इसका मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है मुझे सारे बीकर्स में कांस्टेंट रखना चाहिए, करेक्ट। पहला ये हो गया, ये मुझे कांस्टेंट रखना चाहिए। और क्या चीज है? टेम्परेचर, सारे बीकर्स का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। एंड हाउ विल वी इंश्योर दैट? बाय कीपिंग देम इन द सेम प्लेस, राइट। और इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। व्हाट एल्स? अच्छा, अब यहाँ पे टाइम की भी बात आई थी। टाइम इज नॉट अ फैक्टर कि जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है, बट एक कॉमन सेंस की बात है कि सारे बीकर्स को जो आपने है वो एक साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, एक साथ एंड करना है। ये ना हो कि आप एक बीकर को एक दिन दे रहे हो, दूसरे को 1.5 दिन दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। सब बीकर को आप 24 आवर्स का ही टाइम देंगे। सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। ह्यूमिडिटी, अगेन ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज इफ जस्ट कीप देम इन द सेम लैब देयर इज नो डिफरेंट ह्यूमिडिटी, देयर ऑल द सेम। सबका टेम्परेचर कैसे सेम रखेंगे? सेम लैब में रखें, सेम सोर्स से पानी रहे, एक दफा थर्मोमीटर से चेक कर लें। सेम वॉल्यूम रखें पानी, वो आप मेजरिंग सिलेंडर से चेक कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, टाइम आ गया यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फाइनल और इनिशियल फाइनल वॉल्यूम को अफेक्ट कर सकती हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, ह्यूमिडिटी बताई, प्रेशर बताया, सरफेस एरिया तो हमारा ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज को चेंज करना है और उसके अगेंस्ट सिर्फ इसको मेजर करना है। इसको क्या करना है? मुझे इसको वेरी करना है और इसको उसके अगेंस्ट मेजर करना है। मतलब इन दोनों का या इनसे रिलेटेड क्वांटिटीज का मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें हैं इनको मुझे क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें हैं इनको मुझे, और भी यहाँ पे बहुत बातें आ सकती हैं, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर कोई एक ही ऐसी बतानी होती है, क्योंकि बहुत सारी बहुत ऑब्वियस होती हैं, उनको मेंशन नहीं करना होता। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होती हैं, उनके मार्क्स नहीं होते। तो हमें जो एग्जैक्ट कौन सी क्वांटिटी मेंशन करनी है उसकी भी अभी प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी बात बताने के एक्चुअली आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चंस पे, पास पेपर क्वेश्चंस पे जाते हैं। और मेरा आपसे सवाल सिंपल ये होगा, 3 चीजें आपने मुझे बतानी है। हर सवाल के अंदर 3 चीजें बतानी है। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, and which variables you think can be kept constant? This could be more than one. Sometimes एक तो लाजमी बताना है आपने, राइट, उसका 1 मार्क है। अगर वापस मार्किंग स्कीम पे आते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताने के आपको 1 मार्क मिलेगा, प्लस कांस्टेंट वाला वेरिएबल बताने के आपको दूसरा मार्क मिलेगा। और वो आपने मिनिमम एक तो लाजमी बताना है, लेकिन एडिशनल डिटेल के अंदर आपको याद है 6 मार्क्स थे। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऐसी क्वांटिटीज हो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन हो सकता है एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऐसी क्वांटिटीज हो सिनेरियो में जो कि कांस्टेंट रखना जरूरी हो। तो वो जब आप मेंशन करोगे मार्क्स, तो आपको यहाँ पे मिल गए 3 मार्क्स, मतलब आपने एडिशनल डिटेल से 1 मार्क यहाँ पे ले लिया। अच्छा, अब कैसे रखना है कांस्टेंट, लाइक उसकी डिटेल क्या है? हाउ डू यू इंश्योर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, हाउ डू यू इंश्योर के वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, राइट, हाउ डू यू इंश्योर के टाइम को कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने में कोई, चलो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, डिफरेंट साइजेस के बीकर्स हैं, तो उनमें वॉल्यूम को कैसे कांस्टेंट रखना है? आप मेजरिंग सिलेंडर से पहले मेजरिंग सिलेंडर में पानी डालो, जैसे 50 cm क्यूब लो और एक बीकर में डाल दो, फिर दोबारा उस मेजरिंग सिलेंडर में 50 cm क्यूब पानी लो, फिर दूसरे बीकर में डाल दो। तो इस तरह आप डिटेल ऐड करके फर्दर यहाँ से मार्क्स ले सकते हो। तो आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स तो यहाँ तक इसमें आप ट्रांसफर करवा सकते हो। कैसे? 1 मार्क हो गया आपका डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, चलो इसमें से 1 चला गया, राइट। 1 मार्क ये हो गया। 1 मार्क इस चीज का हो गया कि आप बता रहे हो कि कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा रखना है, वो तो लाजमी आपने बताया। एडिशनल डिटेल में जाके आप एक और बता सकते हो, 2 कांस्टेंट वेरिएबल बता दिया आपने, और फिर कैसे उसकी डिटेल क्या है, किस तरह उसको कांस्टेंट रखना है, ये चीज भी आपकी हो सकती है, और वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। अब आ जाओ जरा पासवर्ड क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हो कि ये हमेशा सेम होंगे। ये पॉइंट्स मैंने अभी आपके नोट्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, राइट। अभी अभी आपने देखा कि आपको मैंने दिखाया
प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मेजरमेंट्स टू बी टेकन, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, एनालिसिस ऑफ डाटा, सेफ्टी प्रिकॉशन, ये हमेशा पॉइंट्स हमेशा ये लिखे हुए, तो उसका मसला नहीं है। पहले हम ये क्वेश्चन रीड करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हो सकता है वो इक्वेशन के अंदर से ही कोई दो सिंबल्स हो सकता है कुछ अलग से बात हो, बट जल्दी से इसको देख के मुझे बताओ। चलो शाबाश, रीड करो पूरा क्वेश्चन, विल टेक यू कपल ऑफ मिनट्स, देन राइट इट डाउन, देन सेंड इट टू मी इन द चैट। शाबाश। इस तरह के मैं 4-5 आपको क्वेश्चंस करूंगा, सब में आपने यही काम करना है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो चीजें कांस्टेंट रखनी हो बतानी। सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे क्वेश्चन 1 के अंदर। यू हैव टू थिंक अ लॉट। आपने एक्चुअली विजुअलाइज करना है। लैब के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ सामने, मेरे सामने स्टैंड रखा हुआ है, मेरे सामने एक कॉर्ड है, ये मास है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। नोट टेकिंग करनी है आपको, रफली पहले अपना आंसर लिखना है, फिर उसको नीट फॉर्म में लिख लो। एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास, मैं कहूँगा ये वाला क्वेश्चन में आपको आधा घंटा लगाना चाहिए, 1 hour to 35 minutes। 35 मिनट के अंदर अंदर इसे करो, तो उसमें आप 10 से 15 मिनट तो सोचने में लगाओ, 5 से 7 मिनट लिखने में लगते हैं, 10 मिनट चलो कह लो लिखने में लगते हैं। आप पहले रफ नोट टेकिंग करोगे, चीजें नोट डाउन कर लोगे। यस, दैट्स ऑल आई नीड मनाल। चलो, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू टेल मी द वेरिएबल्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट भी की हैं, so you might be able to find it from there. वेरी गुड समीन। ठीक है मनाल, अब आपका जो आंसर है मनाल, उसमें मैं एक कमेंट करूंगा, उसको गौर से सुनना अभी, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स वाली बात है ना, आपने दो मेंशन किए, मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको मार्क्स किसके मिलेंगे और किस चीज के मार्क्स नहीं है। पहले खुद जरा पता लगाने की कोशिश करो, क्योंकि एक चीज इसमें ऐसी है जो उन्होंने खुद ही मेंशन कर दी है क्वेश्चन में, सो यू डोंट रियली नीड टू मेंशन दैट, राइट। एग्जैक्टली। ओके, 2 या 3 आंसर आए हैं मेरे पास। आई वॉन्ट मोर आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। फराज, मोना, जैनब, अमान, सब लोग मुझे पार्टिसिपेट करो, बताओ, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। समीन, दैट्स नॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है कि नहीं, ये भी नहीं होगा। सेम कॉर्ड यूज करने से तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज कैसे होगा? डिफरेंट कॉर्ड्स ही यूज करें ना, वो तो उन्होंने लिख दिया है। डिफरेंट कॉर्ड यूज करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो के वैल्यू है सबकी डिफरेंट होगी, सो कॉर्ड तो आपको डिफरेंट ही यूज करनी है। सही है। अच्छा, अब लेंथ वाली बात आपकी है बिल्कुल सही, बट देयर इज वन प्रॉब्लम विद इट। व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि वो 50 सेंटीमीटर की ही कॉर्ड्स ले रहा है, विच मीन्स यस इट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। बात सही है अपनी जगह, लेकिन ये उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। इस इक्वेशन के अंदर देखो, कोई और ऐसा वेरिएबल आपको नजर आ रहा है जो कि नहीं चेंज करना चाहिए? ठीक है अमान। हाँ समीन, सोचो इस बात को, इक्वेशन को देखो जरा एंड थिंक अबाउट इट, व्हाट एल्स। यस, बिल्कुल सही, समझ में आ गई, पहुंच गए हो आप। ऑलराइट, सो अब जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह समझ में आ रहा है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो सबसे की लाइन पता क्या होती है, ट्रिक बताऊं क्या है? सबसे की जो लाइन है ना इस पूरे लंबे से क्वेश्चन के अंदर, वो ये वाली होती है, टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, दैट्स इट। ये है आपका, और ये वाली लाइन, ये वाली 2 लाइन है। व्हेन यू रीड दीज 2 लाइंस,
you get directly to the answer. The student is investigating the relationship between the maximum distance fallen by the object and the spring constant of the elastic cords. Now you have to think कि यार क्या चीज वो चेंज करेगा और क्या चीज खुद चेंज होगी. हाइट जो है वो तो डिपेंड करेगी, किस चीज पे डिपेंड करेगी कि हमारी कॉर्ड है वो कितनी स्टिफ है, कॉर्ड कितनी जो है वो सॉफ्ट है या कितनी स्टिफ है, कितनी इलास्टिक है हमारी कॉर्ड, और वो चीज आ जाती है स्प्रिंग कांस्टेंट पे. सो हमें ये पता लगा कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो के है. अब आपने पता क्या करना है, जब अपना क्वेश्चन को प्लान कर रहे होगे ना, पैराग्राफ में लिखने के बजाय पहले एक रफ साइड पे पेज के अंदर कहीं ब्लैंक ब्लैंक पेज हो, पिछली साइड पे कुछ रफ नोट टेकिंग कर लो. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा के. अब इसको पूरा आप नाम लिख दो बेशक, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द इलास्टिक कॉर्ड्स. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो गया मेरा एच, मैक्सिमम हाइट फॉलन बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट आएगा कि वो कितना नीचे जाता है. अब क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है, क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है, इसके लिए आप सबसे पहले आओ इस इक्वेशन के ऊपर. इसके बाद जो सबसे की चीज है ना वो है इस इक्वेशन पे आओ. अब इस इक्वेशन में यू ऑलरेडी नो कि के तो आप मेंशन कर नहीं सकते बिकॉज के तो आपने चेंज करना है. एच इसमें 2 दफा आ रहा है, सेम ही एच है, वो भी आप मेंशन नहीं कर सकते. अच्छा, अब क्या आप ये बोल सकते हो कि जी कांस्टेंट रखना चाहिए? दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, जी इज ऑलवेज 9.81. आपको रखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट वो रहेगा ही कांस्टेंट, आप उसमें क्या लेना देना है. सो यू कांट मेंशन जी. क्या आपको ये कहना चाहिए कि एल कांस्टेंट रखना चाहिए? बात आपकी सही होगी, बात गलत नहीं होगी कि सारी कॉर्ड्स की जो लेंथ है, सारी कॉर्ड्स की जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है वो सारी सेम लेंथ की होनी चाहिए कॉर्ड्स. प्रॉब्लम इज they have already mentioned that he is using different chords but they all have an unstretched length of 50 centimeters. So they have already mentioned this. आप जब बताओगे तो उसके कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. बात अपनी जगह ठीक होगी but there is no marks for mentioning this. तो बचा क्या? वो मॉडल बना रहा है, वो एक्चुअल पर्सन को नहीं नीचे गिरा रहा, वो लैब में डिफरेंट कॉर्ड्स लेकर आ रहा है, छोटे साइज की एक स्टैंड से कॉर्ड्स को फिक्स करता है और उसमें मास जो है वो अटैच करता है, और वो मास को जब ड्रॉप करता है तो वो देखता है कि मास कितना नीचे जा रहा है, और फिर मीटर रूल से या मेजरिंग टेप से मेजर करता है कि मास कितना नीचे है, इसका लोएस्ट पॉइंट क्या आता है. सो दैट्स व्हाट यू विल मेंशन. मास वो चीज है यहाँ पे जिसको वो चेंज नहीं करेगा. एवरी टाइम ही विल कीप द मास कांस्टेंट, राइट? So mass should be kept constant, right? वो जो falling mass है उसको constant रखना है. But there is one more thing. So what is he doing? अब think about the experiment. वो मास को अपने हाथ में पकड़ेगा और रिलीज करेगा. जितना नीचे जाएगा मेरा मास, राइट, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी इधर एक मीटर रूल बना लेता हूँ. जो लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा मेरा मास वो कितनी चीजों से अफेक्ट हो सकता है. इट कैन बी अफेक्टेड बाय हाउ हैवी द मास इज. एम से अफेक्ट हो सकता है, तो एम को तो मैं चेंज नहीं करूंगा, एम को मुझे कांस्टेंट रखना है. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट से अफेक्ट हो सकता है बट स्प्रिंग कांस्टेंट तो मुझे करना ही है चेंज, राइट? सो द एच ओवर हियर फॉर एग्जांपल, ये है लोएस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का, यहां तक ऑब्जेक्ट गिरेगा लेट्स सपोज. तो एच जो है वो कितनी चीजों से अफेक्ट हो सकता है, दैट्स व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट, राइट? अब वो जो एच है मेरे बच्चे, वो जो एच है यहाँ पे, उसके बारे में सोचो कि वो कितनी चीजों से अफेक्ट हो सकता है. पहली बात हमने कही कि वो के से अफेक्ट हो सकता है. के इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इलास्टिक कॉर्ड. के को तो आपने करना ही है, करना वेरी, आई मीन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. के को तो आपने करना है वेरी. यू विल यूज डिफरेंट कॉर्ड्स, दे विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, बट यू कैन नॉट चेंज मास. मास हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट. वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि बंदे का मास जो है वो ज्यादा होगा तो वो नीचे जाएगा, ज्यादा ज्यादा हैवी होगा, लेस हैवी होगा तो फिर वो कम नीचे जाएगा. What else is there that can affect how low this person will fall? Is there anything? अमान ने सही आंसर दे दिया. It might not need to be an exactly a variable, but something that has to be kept in mind. ये additional detail के अंदर आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, बट आप यहीं पे मेंशन कर दोगे. एडिशनल डिटेल का अलग से पैराग्राफ नहीं बनाते आप. अब जो चीजें लिख रहे होते हो, जैसे कॉन्स्टेंट्स लिख रहे हो, उसी के अंदर आप कोशिश करो एक और सोच लो. सो थिंक अबाउट इट. अब वो इस इक्वेशन में भी नहीं है कहीं पे. It's not a variable that's part of this equation. So can you think of something कि और क्या वो कर सकता है, चीज सेम रखनी चाहिए उसे फेयर कंपैरिजन के लिए, ताकि सारे मास ऑफ द पर्सन तो जमीन हो गया, वो तो हमने मेंशन कर दिया, दैट्स ऑलरेडी मेंशन्ड.
आई एम सेइंग कि इज देयर वन मोर थिंग दैट वी कैन कीप कांस्टेंट, दैट वी मस्ट नॉट चेंज? हर डिफरेंट इलास्टिक कॉर्ड के साथ मुझे वो चीज सेम रखनी पड़ेगी। कॉर्ड सारी डिफरेंट होंगी, कॉर्ड्स तो डिफरेंट होंगी होंगी। अब ये सोचो अमान, जो तुमने पॉइंट बताया ना, all the masses should be released from the same height। कहां से मैं रिलीज कर रहा हूं ये बात मेंशन मैटर नहीं करती क्या? मैं इस मास को यहां से रिलीज करूं या यहां से रिलीज करूं या और ऊपर से रिलीज करूं, डजंट दैट मैटर? क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? जितनी ज्यादा ऊपर से मैं रिलीज करूंगा, देयर इज अ हाई चांस कि वो उतना ही ज्यादा नीचे जाएगा, बिकॉज उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और फिर स्ट्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट। जितना ऊपर से आप ड्रॉप करेंगे मास को, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा और उतना ही ज्यादा वो नीचे जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट एडिशनल डिटेल थी, ये लाजमी नहीं है लिखना, बिकॉज आपको कोई और पॉइंट ध्यान में आ सकता है, वहां से ये मार्क्स कवर हो सकते हैं। It's not 100% necessary to get this right. You can skip it and maybe आपके सेफ्टी डिटेल आपने कोई ऐसी लिख दी जिससे आपको एडिशनल डिटेल के मार्क्स मिल गए, या आपने कोई एपरेटस की डिटेल मेंशन कर दी उससे आपको मार्क्स मिल गए। बट मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल, आपने टारगेट करना है कि मैंने 15 मार्क्स नहीं लेने, मैंने 18-19 मार्क्स लेने हैं 15 में से। मतलब आप 15 मार्क्स को टारगेट कर रहे हो तो आप 17-18 मार्क्स लेने के लिए पॉइंट्स लिखोगे, ताकि अगर कुछ आपका गलत भी हो जाता है तो बाकी चीजों के आपको मार्क्स मिल जाए। दैट शुड बी द गोल। तो भाई हर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मास को आप यहां से ड्रॉप कर रहे हो, किसी को यहां से, किसी को यहां से, किसी को यहां से। ऑल द मासेस जो उनका रिलीज पॉइंट है, रिलीज पॉइंट सबका सेम होना चाहिए। नाउ दैट्स नॉट नेसेसरीली अ वेरिएबल, बट आपको मीटर रूल के अगेंस्ट वो देखना पड़ेगा कि मैं किस जगह से जो है वो रिलीज कर रहा हूँ। सो ऑल मासेस मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, रिलीज पॉइंट सबका सेम होना चाहिए। अब इसका कोई वेरिएबल नहीं है, देयर इज नो, इट्स नॉट समथिंग दैट आई विल मेजर। बस एक निशान लगा लूंगा कि हर चीज को मैंने यहीं से ड्रॉप करना है। ठीक है जी, तो ये मेरा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे मैंने 2 नहीं बल्कि 3 मार्क्स ले लिए एक तरह से। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब रिलीज पॉइंट कैसे सेम रखूंगा? बड़ी आसान सी चीज है, मेरे पास मीटर रूल बना हुआ है, तो मैं समझ लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं हर बार यहाँ 5 सेंटीमीटर के पास से ही अपने मास को लाके और ड्रॉप करूँ। ठीक है, बस ये चीज मैंने देखनी। अच्छा जी, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन हमने कर लिया। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल सो यू कैन प्रैक्टिस दिस मोर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मे बी दिस इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस वन। हो सकता है आपको लेस कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन करो, ट्राई करो, शाबाश। चलो, अब इसके अंदर आपने मुझे वही 3 चीजें बतानी है दोबारा से। एंड अगेन कॉन्स्टेंट्स में अगर आपके जहन में और आइडियाज आ रहे हैं तो और दो। अगेन मैंने आपको बताया था कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर वो की लाइन ढूंढ लो जहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लिखा हुआ होता है रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, के अंदर एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, और वो रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस क्या है, वो वाली लाइन कहाँ पे है? यहाँ भी मेंशन हुई है बात। 3 जगह मैंने हाईलाइट किया जहां से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। शाबाश, क्विक करना है हमने। हमारे पास 2 चीजें आ रही हैं। एक m आ रहा है which is the mass of the vehicle, और दूसरी चीज आ रही है v, speed v of the vehicle after it is struck by the ball, right?
तो ये दो चीजें हमें मेंशन करनी है। मास इज इंडिपेंडेंट, मुस्कान कह रही है, आई थिंक यू आर राइट। मोना कह रही है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट मास है, वेरी गुड। मास इज इंडिपेंडेंट, वी इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मास। अच्छा मनाल, आपने करना ये है कि अपने आंसर को शॉर्ट ही रखना है। ये जो आपका 2 मार्क का सेक्शन है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वाला, इसके अंदर यू विल कीप दिस टू 3 लाइन्स, 4 लाइन्स मैक्सिमम, मे बी इवन 2 लाइन्स, बिकॉज आगे जो आपने लिखने जाना है ना उसके लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी, फिर यू हैव 1.5 पेज टू राइट योर होल आंसर। तो यू विल कीप दिस सेक्शन विच इज द सिंपलेस्ट वन ऑफ ऑल एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द मास ऑफ द बॉल, नहीं है, अच्छा बॉल का मास नहीं बेटा, व्हीकल का मास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, देखो मनाल गलती क्या हुई है बेटा, आपने लिखा है मास ऑफ द बॉल। मास ऑफ द बॉल तो बी है, वो डिफरेंट है, उसको तो कांस्टेंट रखना है। हमारे पास जो मास ऑफ द व्हीकल है कैपिटल एम, वो है हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो मेरे पास व्हीकल्स होंगे, कुछ का कभी मैं उसका मास ज्यादा रखूंगा, कभी मैं उसका मास कम रखूंगा। कैसे उसका मास कम ज्यादा करूंगा अभी वो हम प्रोसीजर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो ये हो सकता है आप उसके अंदर सैंड डाल सकते हो, उसके अंदर आप मासेस रख सकते हो, या आप डिफरेंट व्हीकल्स यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज, और जो स्पीड ऑफ द व्हीकल है आफ्टर इट स्ट्रक बाय द बॉल, वो जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे। सो जितना ज्यादा हैवी व्हीकल होगा प्रोबेबली उतनी ही ज्यादा उसकी कम स्पीड होगी, राइट। ये हम अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं, द हैवियर द व्हीकल द मोर मैसिव द व्हीकल, द लेस इट्स स्पीड इज गोइंग टू बी। सो हमें पता चल गया यहाँ पे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मास इज इंडिपेंडेंट, स्पीड इज डिपेंडेंट। अच्छा, अब कॉन्स्टेंट्स के बारे में मुझे समीन ने कहा है साइज ऑफ द बॉल। साइज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास ऑफ द बॉल से फर्क पड़ेगा। मास वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखना है कि क्या उन्होंने उन्होंने कोई चीज ऐसी है जो पहले से बता दी है, राइट। कोई चीज ऐसी है जो उन्होंने बता दी है, कोई चीज ऐसी है जो हम बता सकें। सो हम इस बात को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम जरा पढ़ते हैं गौर से। उन्होंने लिखा है दिस इज द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस बी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम जाहिर सी बात है कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो वी तो हम मेंशन कर नहीं सकते हैं, एम भी मेंशन नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचता है के एक्स और बी। बी इज द मास ऑफ द बॉल, ये डेफिनेटली कांस्टेंट रखना चाहिए। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जिस स्प्रिंग से बॉल रिलीज की जा रही है, जैसे पिन बॉल होता है ना, पिन बॉल वाला गेम पता नहीं बहुत पुराने जमाने में होता है, तुम लोगों ने शायद खेला भी ना हो, बट जिस जो स्प्रिंग है जिसके अगेंस्ट बॉल को आपने प्रेस किया हुआ है, फिर जब आप स्प्रिंग को रिलीज करते हो तो बॉल जो है वो आगे जाती है। और एक्स जो है वो कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है, कि आप कितना स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखते हो। ऑब्वियसली द मोर यू कंप्रेस इट द फास्टर द बॉल विल बी रिलीज्ड। इसी तरह स्प्रिंग कांस्टेंट बॉल, स्प्रिंग का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तेजी से बॉल आएगी। बट वी हैव टू मेक श्योर कि बॉल के बारे में जो तीनों चीजें हैं वो कांस्टेंट रखी जाए। बॉल का मास बी कांस्टेंट रखना है, जिस स्प्रिंग से बॉल निकल के आ रही है वो कांस्टेंट रखना है, और स्प्रिंग की कंप्रेशन एक्स ये कांस्टेंट रखनी है। अब मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उन्होंने खुद मेंशन कर दी हो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उन्होंने खुद मेंशन कर दी हो इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट रखने के लिए। आई गेस उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो आप ये तीनों बातें लिख सकते हो, 1 2 3, ये तीनों चीजें ही कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, राइट। यस बेटा अमीन, आप सही बता रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मास ऑफ द व्हीकल है। तो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कांस्टेंट रख सकते हो। सबसे पहले तो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन करने हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या चीज, मास ऑफ द व्हीकल, नॉट द मास ऑफ द बॉल, वो बी था। इस पर डिपेंड क्या चीज करेगी, व्हीकल की स्पीड जब उसे बॉल हिट करेगी आगे। लेकिन अब कांस्टेंट्स क्या रखने हैं आपने, इसमें आपके पास एक्स आ जाएगा जो स्प्रिंग की कंप्रेशन थी। हर बार आपने ये मेक श्योर करना है कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो बाय द सेम अमाउंट, सो दैट द बॉल इज रिलीज्ड विद द सेम स्पीड एंड द सेम मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद बी, बी आ जाएगा। अब मार्किंग स्कीम के अंदर ये वाला पॉइंट जो है वो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में मेंशन्ड है, बाकी दोनों जो पॉइंट्स हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके मेंशन्ड है किस चीज में, एडिशनल डिटेल के अंदर। सो लेट्स सी।
ऐसा उन्होंने एडिशनल डिटेल में भी इसका इतना मेंशन नहीं किया हुआ। सो समथिंग व्हिच इज द मोस्ट ऑब्वियस, वो मास ऑफ द बॉल था, जो सबसे ऑब्वियस चीज थी वो उन्होंने उसके मार्क्स एज सच नहीं रखे, लेकिन आप फिर भी मेंशन करो। जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा ना, 15 मार्क का क्वेश्चन है। नई जमीन हम स्प्रिंग सेम यूज नहीं करेंगे, हम सेम स्प्रिंग यूज करेंगे, अलग अलग स्प्रिंग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं करना ना बेटा। देखो सिर्फ दो वेरिएबल्स जो मैंने काट दिए ना, बस ये वाले चेंज होंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट्स रखने हैं। सो अब इसमें देखो सबसे ज्यादा जो ऑब्वियस चीज है वो ये है कि बॉल का मास कांस्टेंट रखना है। आप मेंशन कर दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मेंशन कर दो, बट इसके शायद मार्क्स ना ही मिले। बट आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप 15 के बजाय 18-19 मार्क्स को टारगेट करोगे इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद एक और चीज थी के स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी जो है वो काफी हद तक जो है वो आपका एक ऑब्वियस पॉइंट ही है। सो यू विल यूज द सेम स्प्रिंग एवरी टाइम, राइट, एंड मेक श्योर इट डज नॉट क्रॉस इट इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ताकि स्प्रिंग जो है वो हमारा सेम कंडीशन में रहे, खराब ना हो जाए। ठीक है, बॉल हमेशा सेम ही यूज करोगे, सो मास उसका कांस्टेंट ही रहेगा, बस एक दफा बॉल का मास मेजर कर लोगे मास बैलेंस से, और फिर उसी को बार बार यूज करोगे। स्प्रिंग की जो कंप्रेशन है वो एक ऐसी चीज है जिसमें इजीली मिस्टेक पॉसिबल है। सो एक स्प्रिंग लगा हुआ है दीवार के साथ, ये दीवार है, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है। आप अपनी बॉल को इसके अगेंस्ट प्रेस करते हो यहाँ पे, राइट, सो द बॉल इज प्रेस्ड अगेंस्ट इट लाइक दिस, ऐसे करके, और जब आप इस स्प्रिंग को इस पीछे की तरफ पुश करते हो, स्प्रिंग को पीछे की तरफ पुश करते हो, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आप यहाँ पे किस तरह मेजर करोगे, किस तरह मेक श्योर करोगे कि यार स्प्रिंग हमेशा बाय द सेम अमाउंट ही कंप्रेस हो। तो सपोज कर लो ये है स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड लेंथ, और लेट्स सपोज ये है 15 सेंटीमीटर। अब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, आपने सोच लिया आई विल कंप्रेस द स्प्रिंग ईच टाइम बाय 7 सेंटीमीटर ओनली। तो 7 सेंटीमीटर तक इसको कंप्रेस करना है, इसका मतलब आप यहाँ पे इसको हमेशा 8 सेंटीमीटर तक लेकर आओगे, मतलब आपकी जो एक्स जो कंप्रेशन होगी वो हमेशा 7 सेंटीमीटर की होगी। तो आप जब बॉल को यू पुश करोगे तो यहां तक लाओगे और फिर रिलीज कर दोगे। अब ये एक वो चीज है जो इजीली एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा जो है वो मिस कर सकता है, दैट इज समथिंग। अब इसकी डिटेल जो मैंने बताई है कि हाउ विल आई कीप एक्स कांस्टेंट, ये एडिशनल डिटेल में आएगी। एक्स को कांस्टेंट रखना है, इसके मार्क्स मुझे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में मिल चुके हैं। हाउ विल आई कीप एक्स कांस्टेंट, ये मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन करके बताया, ये मैंने अभी अभी सोचा है, मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं रखा होगा। आप भी सोच सकते हो, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज इट कि अच्छा मैं इस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बेसिक क्या मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने अगर सोचा था कि मैं एक्स को हमेशा 7 रखूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने बोला यार अच्छा स्प्रिंग की अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो इसको 8 तक, यहां तक बॉल को पुश करना है, फिर रिलीज कर देना है, फिर बॉल यहां से ऐसे रिकॉइल करके जाएगी। सो दैट्स समथिंग, ये जो डिटेल मैंने मेंशन की है ये मेरे डायग्राम भी वहां पे आ जाएगा, और साथ साथ मैं नीचे अपने मेथड को डिस्क्राइब करते होगा तो इस चीज को भी डिटेल में बता दूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट इन 2 or 3 लाइंस एंड आई विल गेट द मार्क्स फॉर इट। एनीवेज, तो ये वाला भी हो गया, एक और प्रैक्टिस करते हैं आई गेस, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो आज हम 2 चीजें कवर कर रहे हैं, एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हम 2 चीजें कवर कर रहे हैं। आपको लग रहा है शायद हम सिर्फ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ही कवर कर रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। कैसे फोकस कर रहे हैं कि जिस चीज को आपने कांस्टेंट रखना है वो कैसे कांस्टेंट रखना है उसके ऊपर बात हो रही है अभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम एनालिसिस ऑफ डाटा पे फोकस करेंगे। ये सबसे जो है वो ऐसा चीज है जिसे लाइक द मोस्ट ओपन एंडेड काइंड ऑफ थिंग। इसमें हर बच्चे का जो है वो मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कुछ चीजें होंगी जो सबको ही करनी पड़ेंगी, बट ये एक वो चीज है जो सबसे एक्सटेंसिव है। और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जिसमें बेसिकली आप एक्चुअल प्रोसीजर बता रहे होगे, ये हम कल हो सकता है अगली वाली क्लास में मेंशन कर ले, हो सकता है कि उससे अगली क्लास में इसकी बारी है। बट पास्ट पेपर्स पूरे पूरे क्वेश्चन तो आप अपने ओन पे करोगे। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन है सैंपल लेके साथ साथ इन सेक्शंस को करवाता जाऊंगा। ऑब्वियसली हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करने की भी बात करेंगे। कोशिश मेरी 6 लेसन की है कि 6 लेसन में हम पूरा पेपर 5 पूरा डिस्कस कर लें, लेकिन 6 लेसन में काम पूरा नहीं होगा तो हम 8-10 लेसन कुछ भी कर लेंगे। ऑल्सो आई वॉन्टेड कि भाई आज जो है वो 2 घंटे का मैं रखूँ लेसन, मतलब मेरा प्लान तो यही था कि मैं 2 घंटे का लेसन रखूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्ली 1 घंटे में और कुछ मिनट्स में खत्म करना पड़ेगा ये, मतलब अगले 10-15 मिनट में लेसन खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट। कोई मसला नहीं।
अभी हम बात कर लेते हैं दोबारा से एक और क्वेश्चन के बारे में. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन अप अनदर क्वेश्चन एंड आई विल आस्क यू टू गिव मी हैव अनदर गो एट दिस वन एंड देन टेल मी कि यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, चलो अब सब इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो. तब तक मैं अमान का क्वेश्चन पढ़ता हूँ. अमान क्या पूछ रहा है भाई? सर कैन वी एट 2 पॉइंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कंप्रेशन एंड से दैट वी यूज द सेम स्प्रिंग एंड सेम मटेरियल इंस्टेड. इफ यू से कि आप सेम स्प्रिंग यूज कर रहे हो, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आप यही कह रहे हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट को सेम रख दें. ठीक है, तो एक तरह से उसमें वाली बात कवर ही हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी. मटेरियल आई गेस यू आर सेइंग अबाउट द मटेरियल ऑफ द बॉल. तो मतलब आप सेम बॉल यूज करें बार बार, उसमें मास की बात आ जाती है. अच्छा, आखिरी चीज क्या है आप कह रहे हो? देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ना अमान, वो मैं बात समझ में यही आई कि कांस्टेंट को चूज करते वक्त आपने वो वाला पॉइंट चूज करना है जिसमें वाकई में एक्सपेरिमेंटर जो है वो उसको चेंज करने की गलती कर सकता है. समथिंग दैट कैन बी मोस्ट इजीली इग्नोर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर, आपने वो लाजमी मेंशन करना है. कुछ चीजें इतनी ऑब्वियस हैं कि उनको शायद मेंशन करने के मार्क्स कभी कभार नहीं होते, जैसे मास ऑफ द बॉल है या जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट है. वहां पे जाहिर सी बात है एक बंदा हर बार सेम स्प्रिंग ही यूज करेगा या सेम बॉल ही यूज कर रहा होगा, दैट्स प्रोबब्ली लाइक वेरी कॉमन सेंस. लेकिन जो एक्स की वैल्यू थी वहां पे पिछले क्वेश्चन में, वो अगर आप चेंज कर भी मतलब आप कोशिश भी कर रहे हो सेम रखने की, तब भी उसमें मसला आ सकता है कि वो हर बार इट्स वेरी हार्ड टू कीप दैट एक्स जो है वो सेम, इसलिए उसको मेंशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस पे ट्राई करो, शाबाश. लेट्स सी. अब ये तो वो एक्सपेरिमेंट है जो हर बंदे ने पढ़ा हुआ है एएस के अंदर, इजंट इट? ये सबसे इजी एक्सपेरिमेंट है, सब ने जो है वो एएस के अंदर इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, यंग मॉडुलस वाला. तो ये तो सबसे इजीली हो जाना चाहिए. ओके, कौन सी लाइन में आपको अपना आंसर मिल जाएगा? ये पढ़ो इक्वेशन, ये बात पढ़ो. अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? ट्रिकी है. लिखा हुआ है हाउ द एक्सटेंशन ई ऑफ द इलास्टिक कॉर्ड डिपेंड्स ऑन डी डायमीटर. डायमीटर उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा. यहां पे लिखा हुआ है इट इज सजेस्टेड दैट एक्सटेंशन ई एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. ओके, और फिर यहां पे लिखा हुआ है आखिरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डी. तो अब क्या डिसाइड हुआ भाई, ई और ए है या फिर ई और डी है? व्हाट्स द फाइनल सॉल्यूशन टू दिस? क्या जवाब होगा फिर? उनके वर्ड्स में अगर आप उनकी क्वेश्चन पढ़ते हो गौर से, तो आपके जहन में क्या फाइनल बात आती है? डी चूज करना चाहिए या ए चूज करना चाहिए? एक्सटेंशन तो है ही है, एक्सटेंशन ई इज डेफिनेटली देयर, द स्मॉल ई, बट देन शुड इट बी एरिया और शुड इट बी डी? देखो इसमें मतलब एक और चीज आप सोचने की, इसमें आप एक नई बात ये सीख रहे हो कि डायरेक्ट मेजरमेंट आप किस चीज की लोगे. सो व्हेन यू आर इन द लैब एंड यू हैव दीज डिफरेंट इलास्टिक कॉर्ड्स, टेल मी समथिंग. आर यू गोइंग टू मेजर द एरिया with your instrument or are you going to measure the diameter with your instrument? डायरेक्ट मेजरमेंट आप किस चीज की लोगे और उससे कैलकुलेट किस चीज को करोगे? सही है, मैं इस बात को समझता हूं कि आपकी इक्वेशन में ए लिखा हुआ है, वो बात तो बिल्कुल सही है. इक्वेशन में ए लिखा हुआ है और ए और ई आपस में होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल और व्हाटएवर, but the direct measurement that you will take in your lab will be the diameter, isn't it? So that is where your independent variable lies. ये है आपका. तो ये वाली बात ज्यादा सही है और ये वाली बात कम सही है. बिल्कुल गलत तो नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम में क्लियरली डी ही लिखा हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ. ठीक है, एक्सटेंशन के बारे में तो कोई मसला नहीं, एक्सटेंशन सब समझते हैं कि वही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो डायमीटर को आप चेंज करेंगे, यू विल यूज डिफरेंट कॉर्ड्स, ऑल ऑफ देम विल हैव डिफरेंट डायमीटर्स. इस इक्वेशन के अंदर ए आप कैसे निकाल के डालोगे वैसे? अब ये एक एडिशनल, जो एडिशनल डिटेल वाला होता है ना स्टेप, उसके अंदर यहाँ पे आपका ए वाला आ जाएगा. कि एक आएगा कैसे बाय द वे? because you need to explain this in your procedure or in your analysis of data separately, but we know कि ये formula होता है circle का, right? Or you can write pi r square, but then since you are mentioning a totally new variable, you have to explain what r is. मतलब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि r जो है वो d upon 2 होता है. Do you understand?
कोई भी चीज आपने वेग नहीं छोड़नी, कोई भी चीज आपने चांस पे नहीं छोड़नी कि वो अच्छा एग्जामिनर समझ जाएगा मैं आर का मतलब क्या होता है। नो 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 नो, आप तो या तो फिर डायमीटर वाला ही फॉर्मूला लिखो, और अगर आप लिख रहे हो पाई आर स्क्वायर, इट मींस यू आर यूजिंग आर। आर इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन दिस क्वेश्चन, सो देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय आर एंड हाउ डू आई फाइंड आर। ओके, तो ये बात आपने करनी पड़ेगी। आप समझ में आ रही है? बेहतर ये है कि आप इस पे रहो, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ए टू में आके इतना ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने भूलना नहीं। ओके जी, क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है। अब जरा क्वेश्चन को एक दफा और से पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। So how the extension of the elastic cord depends on the diameter. When a force is applied, the student has a number of elastic cords with the same material. So you can't say कि आप material जो है वो सेम रखेंगे। मतलब मटेरियल से, मटेरियल यहाँ पे कौन से वेरिएबल को अफेक्ट करता है इस इक्वेशन में? मटेरियल अफेक्ट करता है आपके यंग मॉड्यूलस को, राइट? ई इज द यंग मॉड्यूलस दैट इज अफेक्टेड बाय द मटेरियल, बट देन यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन दिस, ये आप मेंशन नहीं कर सकते। So you can definitely not mention E, you cannot definitely mention A because वो तो हमारे D पे डिपेंड करेगा। E भी आप मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने बता दिया सेम मटेरियल है, तो अब आपका कोई काम नहीं है उसको मेंशन करने के लिए। अच्छा जी, डिफरेंट डायमीटर्स होंगे वो उन्होंने बता दिया। द इलास्टिक कॉर्ड्स हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ईच कॉर्ड हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर्स। अब ये जो L है वो भी उन्होंने बता दिया कि भाई वो 50 रख रहा है, तो आपका बताने का तो कोई काम नहीं हुआ। यू आर नॉट गोइंग टू से L, राइट, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस। तो आप क्या सोच के ला रहे हो फिर? अब आपने ये बताना है कि बेटा वो जो आप लोड हैंग करोगे अपनी कॉर्ड से, the force that you are going to apply on the cord, the load that you are going to apply on it, which is F, that must be kept constant each time. F, yeah, in other words load को आप कांस्टेंट रखोगे। समझ में आ रही बात? 3 क्वेश्चन अभी तक हमने प्रैक्टिस किए। आई गेस बिफोर एंडिंग द क्लास आई गिव यू वन मोर अपॉर्चुनिटी कि इसको आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, तो एक चीज आपको और दे दूं। यहाँ पे मैथ्स कितने स्टूडेंट नहीं लेते? कैन यू जस्ट गिव मी सम इमोजी, सम थम्स अप इमोजी बना दो जो लोग मैथ्स नहीं लेते। दोज हु डू नॉट टेक मैथ्स, मेक अ थम्स अप इमोजी। वो जो पार्टिसिप यार वो जो इमोजी वाला ऑप्शन है उसको यूज करो ताकि मैं काउंट कर सकूं। Those who don't know anything about logs, LG और LN और LOG, वो जो logs है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, so you want to give me a thumbs up because वो अब हमारी अगली क्लास में बहुत रेलिवेंट है। उसके बारे में मुझे बताओ किसको नहीं आता, बिकॉज उसके बगैर हमारा P5 नहीं हो सकता। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, और यहाँ पे अब आप मुझे आखिरी, ठीक है मैंने, ओके, सो हम लॉग्स के ऊपर अगले क्लास के अंदर शायद पढ़ लें, या मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा लॉग से रिलेटेड, ठीक है, ताकि हमारा कुछ अगली क्लास का टाइम सेव हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू लॉग सेपरेटली एंड देन कम बैक हाउ डू यू रीअरेंज योर इक्वेशंस। तो क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट रहूंगा, मैं लॉग्स से रिलेटेड अलग वीडियो बना के भेज दूंगा, या किसी की बनी बनाई वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, वहां से कुछ ऐसी वीडियो भेज दूंगा जिसमें आप लॉग्स के सारे रूल्स पढ़ के आ जाओ, ठीक है, अगली क्लास से पहले। एनीवेज, नाउ बिफोर वी एंड द क्लास, प्लीज टेल मी द डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड द कांस्टेंट वेरिएबल्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। शाबाश, जल्दी से। कैपेसिटर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है ये। सब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है यहाँ पे, CRO भी यूज होगा। अब इसके बारे में सोचो, जब तुम लोग प्रोसीजर बताने बैठोगे तो तुम लोगों को कितना मसला हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर। रिलेशनशिप बिटवीन T एंड R, सो यही है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बट इसमें से कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट है आपने सिर्फ इसके बारे में सोचना है। बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट,
A neon lamp flashes on and off when it is connected to a capacitor with potential difference VF 90 volts. The turbine has a number of unmarked resistors so that the period T is related to R. So T related to R, where C is the capacitance of the capacitor and K is a constant. Explain how you will design about experiment to test the relationship between T and R. So भाई क्या decide हुआ? Independent कौन सा और dependent कौन सा? Independent, dependent. तो ये हमारे पास जो डिपेंडेंट है वो T है, वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? R के ऊपर. रेजिस्टर्स R जो है ये डिफरेंट वैल्यूज के हैं, वो उनको चेक करेंगे. ठीक है, तो ये होगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. अब कांस्टेंट क्या रखेंगे आप? किस चीज को कांस्टेंट रखेंगे? इसके अंदर आपके पास K तो आप मेंशन नहीं कर सकते. यू कांट मेंशन K बिकॉज K तो आपको पता है कि वो उन्होंने बोल दिया कि इट इज अ कांस्टेंट एंड यू हैव टू बेसिकली, इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो कि K क्या चीज़ है. आपको ये भी नहीं पता K है क्या, तो आप कैसे बताओगे इसको कांस्टेंट कैसे रखेंगे? बस वो एक कांस्टेंट है, वो आपने अलग से उसको फिगर आउट करना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. और R आप नहीं लिख सकते बिकॉज R इज अ, T भी आप नहीं लिख सकते. अब C क्या चीज़ है? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ऑलमोस्ट उन्होंने हिंट यहाँ पे दी हुई है कि आपने जो C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो सेम ही रहेगा. कैपेसिटर आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, ये सेम ही रहेगा. सो इट्स नॉट लाइक इसके जो है वो कोई शायद अलग से मार्क्स मिले हैं. पर चलो आप यहाँ पे लिख दो C कांस्टेंट रखेंगे आप. सबसे पहली बात तो ये होगी, इस C को आप कांस्टेंट रखोगे. उसके बाद आप ये वाली क्वेश्चन भी उठाओ और चेक करो कि इसमें आप K को तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है यहाँ से पढ़ने के बाद कि इसको आप कांस्टेंट रख सकते हो. राइट, तो ये वाली चीज़ आप लिख सकते हो. यहाँ से देखो, पढ़ो इतना पार्ट जो है इसको रीड करो, देखो क्या VI और VF वगैरह से या VL से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. लेट्स सी. C तो आप डेफिनेटली कांस्टेंट रखने जा रहे हो, उसमें तो कोई इशू नहीं है, उसके मार्क्स आपको मिल गए. VI is the PD across the input. VF is the PD required to make the lamp flash. VL is a constant. VL is a constant, तो VL को तो आप मेंशन नहीं कर सकते, उन्होंने खुद बोल दिया VL is a constant. Design a laboratory experiment to test the relationship between T and explain how a result could be used to determine the value of VL and K. Draw diagram. ठीक है, आई गेस यहाँ तक हम बस इतना भी मेंशन करते हैं तो फिलहाल हमारा काम हो गया. अब जब हम इस क्वेश्चन को जो डिटेल में करेंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पर जो इनिशियल वोल्टेज है उसको भी रख दोगे कांस्टेंट. अगर आपने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी कि इनपुट पे जो आप वोल्टमीट अपना वोल्टेज लगाओगे, इनपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज है VI, इसको आपने कांस्टेंट रखना है. राइट, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो. VL को आप डेफिनेटली मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्होंने मेंशन कर दिया. ठीक है, और जो VF है, VF जो है उसके बारे में क्या मेंशन किया हुआ है? व्हाट इज VF? I don't think VF is mentioned at all over here. I can't see VF anywhere. अच्छा, VF की वैल्यू 90 है, so you can't mention VF either. VF की वैल्यू 90 है, ऊपर ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है कि VF 90 है, तो उसको भी आप मेंशन नहीं कर सकते. राइट, बिकॉज वो हमेशा ही 90 होगा, उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है. तो VI एक और चीज़ थी जिसको आप कांस्टेंट रख सकते हो. ठीक है, तो आपने भाई आज के दिन जो चीज़ प्रैक्टिस की है वो एक तरह से कह लो कि हमने, हाँ भाई, यही वाला पार्ट कवर किया है. क्लास थोड़ी और लंबी हो जाती तो हम और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं. अगली क्लास में हम बाकी क्वेश्चन 1 को देखेंगे और हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करें, हो सकता है कोई और क्वेश्चंस यूज़ करें. बट you should just practice as many questions once as you can. जितना पार्ट एटलीस्ट अभी हमने प्रैक्टिस किया उसको करो, मार्किंग स्कीम से अपना आंसर चेक करो, करते जाओ, आंसर चेक करते जाओ. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे का क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में कवर करेंगे. एंड soon by the end of these 3 classes you should be able to क्या कहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1s ऑन योर ओन एंड अपना आंसर की जो क्वालिटी है वो आप उसको खुद जज कर सकोगे मार्किंग स्कीम के अगेंस्ट. तो इंशाल्लाह 3 क्लासों के एंड पे आपको क्वेश्चन 1 पूरा समझ में आ जाएगा. चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़. साहिल बेटा, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो एक लिंक शेयर करूंगा. आज नहीं, हो सकता है कल या आज रात तक एक लिंक शेयर करूंगा एंड उस लिंक के अंदर जो है वो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. ठीक है, आज नहीं तो कल तक वेट करना है. ठीक है, हो गया, अल्लाह हाफ़िज़.